गया है, जहां एक तरफ लोगों को ये लगता है कि फिलिस्तीन का इजराइल से अपनी फ्रीडम की मांग करना जायज है, वहीं दूसरी ओर देश के चंद देशों को यह भी लगता है कि इजराइल के पास अपने बचाव के लिए हमले की जवाबी कार्रवाई करना उसका नैतिक अधिकार है। आज हम इसी बात पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। इन मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे इन दोनों की क्या अलग अलग राय रखते हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के मुठभेड़ की। तो सबसे पहले हम कर्नल देवानंद गुज्जर जी से जानते हैं कि आखिर क्या अब जहां पर मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में पूरी की पूरी खाड़ी देश, जहां पे इराक जैसे मजबूत देश का भी सपोर्ट अब फिलिस्तीन को मिलने लग गया है, वहीं अरब देशों का दबाव इजराइल पे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अरब देशों के दबाव में आकर इजराइल अपने कदम पीछे ले लेगा या वो अपने जवाबी हमले लगातार जारी रखेगा। तो मेरा पहला सवाल देवानंद गुज्जर जी से है कि क्या इजराइल अरब देशों के दबाव में आकर अपनी बचाव में जो कार्रवाई उसने करी है, क्या वो लगातार उसे थाम देगा या लगातार वो जारी रहेगा? नमस्कार, जय हिंद। आपने कहा कि ये क्या दुनिया के 57 देश इकट्ठे होकर के इजराइल को हरा सकते हैं। मैं आपको बड़ा बताना चाहूँगा कि देखिए, जिन 57 देशों की आप चर्चा कर रहे हैं वो सारे इस्लामिक मुल्क हैं और वो यहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ ये मानते हैं कि जो जेरूसलम के अंदर इजराइल सरकार द्वारा उनके कोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए जिस प्रकार से वहाँ पर उनके कुछ इस्लाम पैलेस्टीनियन मुसलमान इकट्ठे होकर के और दंगा फसाद करने लगे थे और पुलिस के ऊपर वो पत्थर मारने, और वो बहुत उनकी एक पुरानी तरीका है कि अपना विरोध जताने का, वो तब से करते हैं जब से मुस्लिम ब्रदरहुड की एक उनको बीमारी लगी थी बहुत वर्षों पहले 1927 में, और उसका असर हमारे भारत के अंदर भी, कश्मीर में हमने थोड़े वर्षों तक भुगता है। और तो और पिछले साल दिल्ली के अंदर भी हमें देखने में आया था कि पत्थरबाजी की जो घटना है ना, ये पुरानी वहाँ से चल के आई है। पर सवाल आता है इजराइल के अंदर अब क्या हुआ है। जब एक इजराइल की चुनी हुई सरकार अपने कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए वहाँ पर शांति स्थापित करने के प्रयास करती है और उसके अंदर से कुछ असामाजिक तत्व है जो एक धर्म मुसलमान हैं, वो अरब मुसलमान हैं, अगर उनके ऊपर वो कार्रवाई करती है तो इसमें क्या गुनाह हो गया। और उसके बाद जब वो मुसलमान लोग जब उसके ऊपर उनके तंत्र के साथ भिड़ते हैं और फिर अगले ही दिन 2 दिन बाद जब वो शुक्रवार को, जैसा दुनिया भर में होता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर अगर वो सरकार उनके वहाँ से वायलेंस को रोकने के लिए वो मस्जिद का सहारा लेते हैं, अल अक्सा जिस मस्जिद की चर्चा हो रही है सारे दुनिया भर के अंदर, तो अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ मैं तो ये मानता हूँ अगर जो भी चीज़ है वो वहाँ की उनकी सरकार है, उनका तंत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फैसला करेंगे, गलत सही उनका वो एक तरीके से वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अब क्या होता है जब ये कार्रवाई होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के अंदर, जो अभी आज के दिन गाज़ा पट्टी एक इलाका है जहाँ पर वो कब्जा करके बैठा है और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। उसने क्या किया कि बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ किए हुए सैकड़ों की संख्या में, करीब 350 आसपास रॉकेट रात के समय उसने दाग दिए इजराइल के तेल अवीव शहर की ओर, जहाँ पर उनके सिविलियन आदमी हैं। वो तो भला हो कि इनका आयरन डोम जैसी उनके पास टेक्नोलॉजी इजराइल के पास, और उन्होंने उनको काउंटर करते उन मिसाइल, उन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया और 1-2 उनके आकर के रिहायशी इलाके में गिरे और जिसके कारण इजरायलियों का नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माने या नहीं माने, धर्म के पंडित उसको माने या नहीं माने, बट सच्चाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, यूएन ने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है, और दुनिया के प्रमुख जो लोग हैं हमास को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी एक देश के नागरिकों के ऊपर, वो भी सिविलियंस पे, गोले बरसाता है, तो मैं मानता हूं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्योंकि वहां जो इजराइल का सैनिक है वो इसलिए लड़ रहा है, उसको पता है कि उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है और वो उनको बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता दुनिया कितनी इकट्ठी हो जाए, इजराइल जहां तक इस इश्यू के ऊपर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। और दुनिया के जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को एक अच्छे नागरिक और इंसान होने के नाते देखते हैं, वो दुआ करेंगे कि इजराइल इन हमास के इस जवाब का इतना तगड़ा दे कि आने वाले समय में
वो कभी वापस दुस्साहस ना करे इजराइल के सिविलियन नागरिकों के ऊपर हमला करने का, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको यही बता दूं, आपने पूछा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों में मैं आपको ले जाऊं, 1967 के अंदर एक 6 डे वॉर होता है, इजराइल वर्सेस इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लीबिया और इस तरह के सारे, सीरिया वीरिया, ये कई लोग जो इजराइल को घेर के इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपनी पूरी की पूरी करीब 6 लाख के आसपास अपनी आर्मी चारों तरफ उसके लगा देते हैं और लड़ाई की तैयारी होती है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा दर्शकों को और दुनिया को कि इजराइल वो देश है, 1967 में इसने इन 8 देशों को इतना बुरी तरह पीटा था, इतना बुरी तरह पीटा था कि इजराइल को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो इलाका दिया था उसको वो कब्जा कर करके बढ़ा करके दुगुना कर देता। उसने इजिप्ट को भी खूब ठोका, उसने जॉर्डन को भी बुरी तरह हराया, वेस्ट बैंक ले लिया, इजिप्ट से गाजा पट्टी ले ली, सीरिया से गोलन हाइट्स उसने छीन ली, और इस तरह कर करके उसने 67 में उनको मिट्टी और धूल चटाई थी। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं आपको इतना ही बता दूं कि ये दौर 2021 है, जिस दिन अब इजराइल एक सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, और तो और दुनिया में अब, उस समय तो कोई मान्यता ही नहीं दी थी, एक टर्की को छोड़ करके सन 48 के आसपास इस्लामिक, अब तो यूएई है, बाकी जॉर्डन है, बाकी इनके कई सारे कंट्रीज हैं जो उनको समर्थन देते हैं। तो मैं मानता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस सिचुएशन में उग्रवादी के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए मैं मानता हूं इजराइल नहीं हारने वाला और पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए। वहीं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जहां एक तरफ लोगों का, देश के कुछ देशों का ये कहना है कि फिलिस्तीन में जो जाने गई है मासूमों की, उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के पास अगर ड्रोन सिस्टम नहीं होता तो फिलिस्तीन की तरफ से जो 11 रॉकेट, जो 11 उन पे दागे गए थे, क्या उनकी से इजराइल में मासूमों की जान नहीं जाती? तो वही मेरा दूसरा सवाल उनसे है कि क्या इजराइल के मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन में मर रहे मासूमों की कीमत, और आखिर फिलिस्तीन में जो मर रहे हैं उनके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? फिलिस्तीन ने मानव शील्ड बनाकर इजराइल पे हमला किया जिसकी वजह से वह मासूमों की जान गई, अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपने अभी दूसरे सवाल का जवाब मुझसे मांगा कि जो अभी फिलिस्तीन के अंदर जो मौतें हुई इसका जिम्मेवार कौन है। मैंने जैसे आपको बताया कि जिम्मेवार इसका बिल्कुल हमास है, वो उग्रवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिना कारण, बिना कोई अथॉरिटी के, उन्होंने एक आज़ाद देश जो इजराइल है उसके ऊपर, उसके नागरिकों के ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट फायर किए हैं, और वहाँ तो इतनी हत्याएं हो जाती अगर इजराइल के पास आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो अगर उसके रिटेलिएशन में अगर वो अब उन्होंने हमला किया जहाँ पर हमास एक्टिव है, हमास एक्टिव उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बता दूं कि बिना लोकल नागरिकों की सपोर्ट के वो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो जब वहाँ के उन लोगों के बीच में जहाँ उसने बंकर बना रखे हैं, उसने टनल बना रखी हैं, उसने अपने जमावड़ा कर रखा, उसने अपने हथियार रख रखे हैं, तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ऑब्वियसली उसको समर्थन करते ही होंगे, वरना वो कैसे सस्टेन करेगा। बट फॉर ए मोमेंट ये मान लो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी अगर किसी देश के ऊपर कोई उग्रवादी हमला करेगा, उसके नागरिकों की नुकसान करने का प्रयास करेगा, तो मैं मानता हूं कि वो देश जवाब देगा। जैसे भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करके बालाकोट के अंदर हमने ठोका, टेररिस्ट को ठोका। अब ये क्या होता कि जब कोई देश जवाब देता है तो कोलेटरल डैमेज तो ऐसे टाइम पर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं आपको बता दूं, मैं सैनिक हूं, मैंने उग्रवाद से बहुत लंबे, श्रीलंका में मैंने लड़ाई देखी है, भारत के हर कोने में देखी है, और इस विषय पे मेरा रिसर्च वर्क है। मैं आपको बता दूं, वो वहाँ की उनकी सरकार है, उनका तंत्र है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फैसला करेंगे गलत सही, उनका एक तरीके से वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अब क्या होता है जब ये कार्रवाई होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के अंदर, जो अभी आज के दिन गाजा पट्टी एक इलाका है जहाँ पर वो कब्जा करके बैठा है और वहाँ से वो ऑपरेट करता है। उसने क्या किया कि बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ किए हुए
सैकड़ों की संख्या में करीब 350 आसपास रॉकेट रात के समय उसने दाग दिए इजराइल के तेल अवीव शहर की ओर, जहां पर उनके सिविलियन आदमी हैं। वो तो भला हो कि इनका आयरन डोम जैसी उनके पास टेक्नोलॉजी इजराइल के पास, और उन्होंने उनको काउंटर करते उन मिसाइल उन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया, और एक दो उनके आकर के रिहायशी इलाके में गिरे, और जिसके कारण इजरायलियों का नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माने या नहीं माने, धर्म के पंडित उसको माने या नहीं माने, बट सच्चाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, यूएन ने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है, और दुनिया के प्रमुख जो लोग हैं हमास को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी एक देश के नागरिकों के ऊपर, वो भी सिविलियंस पे गोले बरसाता है, तो मैं मानता हूं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्योंकि वहां जो इजराइल का सैनिक है वो इसलिए लड़ रहा है, उसको पता है कि उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है, और वो उनको बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता दुनिया कितनी इकट्ठी हो जाए। इजराइल जहां तक इस इश्यू के पर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वहीं इस चर्चा में हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं नूर मोहम्मद साहब। आखिर उनसे जानते हैं कि क्या इजराइल का फिलिस्तीन पे हमला सही है, और अगर सही है तो जो मासूमों की जान जा रही है उसमें किसका दोष है? आखिर इजराइल अपनी बचाव में, क्या उसे बचाव में आतंकवाद का जवाब देने का हक नहीं? क्या हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अरब देश का खड़ा होना कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा? हर अरब देश पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ अगर इजराइल पे प्रेशर बनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ पे प्रेशर बनाते हैं, तो यकीनन इजराइल पे पूरी तरह प्रेशर होगा, और ये युद्ध जो बड़ा हो युद्ध होने की तरफ जा रहा है, ये युद्ध यहीं रुक सकता है। इसी तरह फ़िलिस्तीन के ऊपर, फ़िलिस्तीन में जो सैकड़ों मासूम लोगों की जानें गई, इसके लिए सीधा सा इजराइल पूरी तरह जिम्मेदार है। इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद के ऊपर हमला करके नमाज़ पढ़ते हुए रोज़दारों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो ये सब फ़िलिस्तीन का एक किसी भी तरीके से हर साल की तरह रमज़ानों के अंदर फ़िलिस्तीन का माहौल ख़राब करने में इजराइल पूरी तरह इसी तरह की हरकतें करता रहता है। इजराइल पूरी तरह ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए। वहाँ जितनी 250 से 300 के आसपास जाने गई, उन सब के लिए इजराइल पूरी तरह से हत्यारा है। इजराइल ने जिस तरह गाज़ा पर हमला किया, जबकि गाज़ा फ़िलिस्तीन के अंडर में आता है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन है। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इजराइल जो अभी बसा हुआ है, वो इजराइल पूरा देश फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर है। जब 1947 के अंदर ये देश जर्मन से हिटलर ने इनको मार के भगाया था, ये भूखे नंगे, इनके तन पे कपड़ा तक नहीं था, तभी फ़िलिस्तीन में आए थे, और फ़िलिस्तीन के लोगों ने इन्हें कपड़े भी पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाने के लिए भोजन दिया, और रहने के लिए ज़मीन दी। आज उसी ज़मीन पे ये एक बड़े भूभाग पे कब्ज़ा करके बैठे हैं, और एक तरीके से फ़िलिस्तीनी उस ज़मीन के गुलाम हो चुके हैं। इसके लिए पूरी गाज़ा पे हमला इजराइल का पूरी तरीके से गलत है। आज का हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। शांतिरवान चोर व मोबाइल स्नैचिंग गैंग बजाज नगर पुलिस के हत्थे चढ़ी। लगभग 1 दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। साथ ही 4 चोरी की मोटरसाइकिल व 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस थाना बजाज नगर जयपुर पूर्व की कार्रवाई दिनांक 13 मार्च को टोंक रोड पर परिवादी किरण लाल की पत्नी के साथ हुई। मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें 2 बाइक सवार वीवो कंपनी का मोबाइल छीन कर ले गए थे। स्नैचिंग का मोबाइल ट्रेस करते हुए पुलिस वाहन चोर व मोबाइल स्नैचिंग गैंग तक पहुंची। 19 मई को पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व अभिजीत सिंह आईपीएस ने बताया कि आयुक्त जयपुर शहर में लॉकडाउन के बाद चोरी व मोबाइल पर स्नैचिंग की बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए पुलिस आयुक्त जयपुर के आदेश अनुसार समस्त थाना अधिकारियों को वारदात की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए।
12 में केलवाड़ा उपखंड मुख्यालय आदिवासी अंचल क्षेत्र में दानादाता सहयोग में आगे आने से पीछे नहीं हट रहे। दिनों दिन देखते देखते भामाशाह एवं राजनीतिक लोग लगातार सहयोग करने में अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रवक्ता युवा मोर्चा देवाशीष शर्मा ने बताया कि बुधवार को SRM ग्रुप उदयपुर चित्तौड़ द्वारा केलवाड़ा CHC को 10 लीटर युक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। SRM ग्रुप के MD हिम्मत सिंह झाला ने बताया कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के मार्गदर्शन में इस कोरोना महामारी में किशनगंज केलवाड़ा क्षेत्र में सहयोग करने का अवसर मिला। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा हेमराज मीणा ने बताया कि भाजपा का सेवा ही संगठन के उद्देश्य को लेकर संगठन लगातार जमीनी स्तर में कोरोना जैसी महामारी में सहयोग करने को हर संभव तैयार है। हेमराज मीणा ने बताया कि इस भीषण स्थिति में SRM ग्रुप द्वारा 5 कंसंट्रेटर एवं 20+ ऑक्सीमीटर दान देने से उपखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत मिलेगी। पूर्व विधायक ललित मीणा ने बताया कि गत दिनों कोरोना संक्रमण धीरे धीरे ग्रामीण की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में ऑक्सीजन की सुविधाएं न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने से उपखंड के कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत महसूस होगी। केलवाड़ा स्थित कोविड केयर सेंटर में उत्तम व्यवस्था के साथ मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। CMHO संपत नागर एवं ADM शाहबाद राहुल मथरोला ने बताया कि उपखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए SRM ग्रुप द्वारा दिए गए प्लस ऑक्सीमीटर एवं कंसंट्रेटर से क्षेत्र में ऑक्सीजन जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। उपयुक्त कोविड केयर सेंटर में ही व्यवस्था हो जाएगी। उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। भामाशाह द्वारा 5 कंसंट्रेटर एवं 20+ ऑक्सीमीटर ADM राहुल मल्होत्रा, CMHO संपत नगर, BCMHO डॉक्टर शेख आरिफ की मौजूदगी में केलवाड़ा स्थित कोविड केयर सेंटर को भेंट किए गए। इस दौरान मस्जिद मलिक कमांडो आबिद शेख, जिला प्रवक्ता युमा देवाशीष शर्मा, जिला मंत्री ताराचंद गुर्जर, हतन सिंह, भुवनेश गोस्वामी, विकास अधिकारी चुट्टन लाल मीणा, नायब तहसीलदार हरिओम गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश राजावत, रामचंद्र मीणा, राजेश सिंघल आदि मौजूद थे। वहीं खबर आ रही है दौसा से। सिकंदरा चौराहे पर पुलिस ने की कार्रवाई, बेवजह घूमने वालों के काटे चालान। पुलिस की सख्ती के असर ने लोगों में मचा हड़कंप। लॉकडाउन में मनमर्जी करना पड़ा लोगों को भारी। पाली जिले भर में चिकित्सा प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी में समुचित व्यवस्थाओं का दावा करते हैं, तो वहीं धरातल पर देखा जाए तो प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन के दर्जन भर ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं और उन पर ताला लटका हुआ है। जब मीडिया द्वारा उच्च अधिकारियों से जानकारी जाननी चाहिए तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने आने से भी इनकार कर दिया। तो वहीं स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते वैश्विक कोरोना महामारी में सैकड़ों गांव वासियों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय एवं 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। एक और राज्य सरकार और जिला प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी में समुचित चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध का दावा कर रही है, तो वहीं जिले की सबसे बड़ी उपखंड मुख्यालय की अनेक ग्राम पंचायतों में बरसों से स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार यह महामारी पैर पसार रही है और इन क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी और आवागमन के वाहनों के अभाव में इन सैकड़ों ग्रामवासी ग्राम पंचायतों के मरीजों को उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो वहीं जिले में इस महामारी से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, पर अधिकतर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं और एक बार फिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। हकीकत में और धरातल पर देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन की दर्जन भर से अधिक ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं और किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रशासन के दावे सारे खोखले नजर आ रहे हैं। जयपुर जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने कोविड मरीजों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9958980151 जारी किया है।
इस हेल्पलाइन पर कोविड मरीज और उनके परिजनों को कोविड टेस्ट, जांच, प्लाज्मा, बेड और ऑक्सीजन की मदद करने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मैं पूनम अंकुर छाबड़ा, जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए हमारे संगठन ने ये तय किया है कि हम कोविड पेशेंट्स की मदद करेंगे। कोविड पेशेंट्स को अगर कोविड टेस्ट कराने में परेशानी आ रही हो या उन्हें डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं मिल रहा है या फिर उन्हें किसी प्रकार की जांच में समस्या आ रही है या फिर उन्हें प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है या उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या उन्हें बेड की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमारा संगठन उनकी पूरी तरीके से मदद करेगा। हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर है 9958980151। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। आपको बता दूं, विधानसभा लालसोट क्षेत्र में 2 उपखंड कार्यालय आते हैं, लालसोट और रामगढ़ पचवारा, जिसके विधायक प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं, जिनको समीक्षा बैठक के दौरान लॉकडाउन की पालना में उपखंड अधिकारी द्वारा झूठा आईना दिखाकर लॉकडाउन की पालना में भी अधिकारी वैश्विक महामारी में वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, मगर हम नहीं कर रहे। लॉकडाउन की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लॉकडाउन की किस तरह गैर अनुमति दुकानदार और भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। अगर उपखंड प्रशासन की बात करें तो लोगों में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को कस्बे में देखे कई दिन गुजर गए। अगर हम लोगों की माने तो उनका कहना है कि प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जब लालसोट में समीक्षा बैठक करते हैं तभी रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी बैठक में हाजिरी लगाने पहुंचती है और उसके बाद जयपुर के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको यह भी बता दूं कि आज सरपंच घनश्याम खटीक ने जब सरकार के लॉकडाउन का उल्लंघन होते देख उपखंड कार्यालय पहुंचे तो वहां उपखंड कार्यालय पर ताले लगे मिले हैं। वहीं जब दूसरी ओर तहसील कार्यालय पहुंचे तो तहसीलदार की कुर्सी खाली मिली और मिले तो सिर्फ नायब तहसीलदार व कुछ कर्मचारी। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण से कई मौतें हो चुकी हैं, मगर प्रशासन की गैर मौजूदगी कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के चहेते वरिष्ठ कांग्रेसी रामविलास जांगीर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा को भ्रमित कर रही है। लॉकडाउन की रामगढ़ पचवारा में कोई पालना नहीं हो रही। तो वहीं दूसरी ओर हमने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के चहेते युवा नेता मुकेश मीणा से पूछा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोरोना संक्रमण से अगर क्षेत्र में अब कोई मौत होती है तो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जब हमने सरकार के लॉकडाउन की पालना में कई लोगों से पूछा तो उन्होंने अधिकारियों के नदारद रहने से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ना बताया। आखिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के संक्रमण को कैसे रोक पाएंगे? क्या अधिकारियों की नदारद रहना कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाएगा? सरपंच साहब, आज आपने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया, उस दौरान आपने क्या पाया? क्या रामगढ़ पचवारा में कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है? क्या अधिकारी वहाँ पे मौजूद मिले आपको? क्या कहना चाहोगे आप इसमें? आज उपखंड कार्यालय गए, वहाँ पे उपखंड कार्यालय पर ताला लगा हुआ है, कोई कर्मचारी वहाँ पे नहीं है। तहसील कार्यालय में नायब साहब उपस्थित मिले, 2 कर्मचारी थे वहाँ पे। ग्रामीण यहाँ कस्बे में किसी प्रकार का 8-10 दिन से किसी भी प्रकार के उच्चाधिकारी तहसील स्तरीय उपखंड स्तरीय अधिकारी का कोई दौरा नहीं है, कहीं घूमते नज़र नहीं आते हैं गाइडलाइन की पालना के लिए, लोगों को समझाने के लिए। तो लोगों में क्या है, एक तरह से डर नहीं है, वो जागरूकता का भी अभाव है, भय नहीं है, दुकानें टाइम टू टाइम बंद नहीं हो पाती है और गाइडलाइन की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। यह प्रशासन की अनदेखी के कारण कोरोना बीमारी की ज़्यादा संभावना है। जहाँ प्रशासनिक अधिकारी अपने फील्ड में को नहीं संभालेंगे तो लोग जागरूक नहीं होंगे और पाबंदियां नहीं लग पाएगी, जिससे कोरोना महामारी ज़्यादा फैलने का अंदेशा है।
क्या इस मामले के अंदर आप, जैसे आप उपखंड कार्यालय पे पहुंचे, 8-10 दिन से आप उपखंड अधिकारी को नहीं देख रहे हो, तहसीलदार को नहीं देख रहे हो, इस मामले में क्या आप कलेक्टर से शिकायत करोगे? पंचायत प्रशासन अपने स्तर से यहाँ लोगों को समझाने का, गाइडलाइन की पालना करने का, सैनिटाइजर करने का 1 तारीख से 1 मई से काम चालू है हमारा, मास्क वितरण करने का वगैरह। हमें इसी 8-10 दिन के कार्यकाल में हमने ना तो तहसीलदार को कहीं इस फील्ड में देखा है, ना उपखंड अधिकारी को देखा है। ये उनकी लापरवाही है। तो हम आपके माध्यम से जिला कलेक्टर एवं हमारे मंत्री महोदय, स्थानीय विधायक को अवगत करवाना चाहेंगे कि ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वो अपने मुख्यालय में, अपने फील्ड में लगातार दौरा करें, लोगों को जागरूक करें और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे जबकि क्षेत्र के अंदर कई युवा मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रशासन फिर भी अंधा बनकर बैठा हुआ है। ये प्रशासन की लापरवाही है। हमारे गांव में रामगढ़ पचवारा में 4-5 मौतें कोरोना से हो चुकी है और उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में भी 10-12 मौतें कोरोना से हुई है। तो ये एक घातक परिणाम है इसके, और ऐसी लापरवाही बरतने से और भी ज़्यादा हमें। क्या इसको आप प्रशासन का जिम्मेदार नहीं मानते हो, जो कोरोना के चलते संक्रमण फैल रहा है और प्रशासन की लापरवाही के चलते? क्या इसमें प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्यों नहीं, पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार है। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं और आम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पालना अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। ये पूर्ण रूप से उच्च अधिकारी जो उपखंड उस स्तर पर तहसीलदार या उपखंड अधिकारी है, उनकी पूर्ण रूप से लापरवाही है। ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में मैं प्रशासन वास्तव में ही इतनी लापरवाही कर रहा है। मैं आज तक कभी भी जनप्रतिनिधियों से इस विषय में कोई सहयोग की बात, कोई जानकारी की बात आज तक नहीं सामने आ रही है। और हम आए दिन सुन रहे हैं कि दुकानें खुल रही है, ब्लैकबाजी हो रही है, ब्लैकबाजी हो रही है और कोई व्यवस्था जिस ढंग से ये, और ऐसी मौतें हो चुकी हमारे गांव में, जिसके बाद भी इस यहाँ के प्रशासन कोई हरकत में नहीं आया। जबकि यहाँ पे लोगों के, हमारे यहाँ के आगे के भविष्य के लिए अच्छे व्यक्ति जा रहे हैं और उनका अब तक भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या उपखंड अधिकारी यहाँ पे आती है? उपखंड अधिकारी कहाँ घूमते हैं, कहाँ नहीं घूमते हैं, क्या पता है क्या नहीं है। क्या कभी एक दफे भी कभी मीटिंग ली यहाँ? किसी की कोई मीटिंग नहीं ली गई। तो क्या मुख्यमंत्री के जो लॉकडाउन की वो उल्लंघन हो रही है सरेआम रामगढ़ पचौरा के अंदर? मुख्यमंत्री ने जो जिस रंग की व्यवस्था की थी उससे हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल लूज है। क्या आप मंत्री जी के नज़दीक रहे हो? आपने मंत्री जी से कभी इस बारे में कहा? मंत्री जी ने तो ये कहा कि यहाँ का प्रशासन हमको बार बार ये बताता है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है साहब, कोई बात नहीं है। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा वातावरण बने। नहीं, हमने आज तक कभी यहाँ के अधिकारियों के बारे में और प्रशासन के बारे में कभी मंत्री जी को शिकायत नहीं की गई है। अगर ऐसी स्थिति रही तो हमको बाध्य होकर के सामने आना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, गैर अनुमत दुकानें खोली जा रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रमित रखा जा रहा है। मंत्री जी को जानकारी में नहीं है। मंत्री जी हमारे बहुत निकटतम है और हमारे पूर्ण सहयोगी हैं हमारे यहाँ से। द्वारा उपखंड मुख्यालय पर कोरोना महामारी के इस दौर में प्रशासन की लापरवाही जग जाहिर है। प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महामारी के इस प्रकोप को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दे रखे हैं अधिकारियों को। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण, मैं तो यहाँ तक कहूँगा प्रशासन की लापरवाही के कारण उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर कोरोना संक्रमण के कारण 10-12 मौतें हो चुकी है। और ये जग जाहिर है प्रशासन पूर्ण रूप से लापरवाह बना हुआ है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में, सख्ती से पालना करवाने में नाकामयाब है। उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम साहिबा कभी कभार आती है और कोरोना गाइडलाइन को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी तरफ बाज़ारों में जो है गैर अनुबंधित दुकानें खुलने के कारण
लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। और प्रशासन इस तरह से लापरवाह बना हुआ है कि मंत्री महोदय के आदेशों को भी प्रशासन दरकिनार करता है और बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है। अतः अब अगर कोरोना संक्रमण और प्रशासन की लापरवाही के कारण रामगढ़ उपखंड मुख्यालय में कोई ऐसी घटना होती है, कोरोना और प्रशासन की लापरवाही से मौत होती है, तो अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के कारण 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी कोरोना गाइडलाइन की और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की पालना कराने में नाकामयाब साबित हो रहा है। क्या लॉकडाउन की पालना हो रही है रामगढ़ पचौरा में? पालना नहीं हो रही है, ऊपर बहुत खराब स्थिति है ये, और दुकानें खोल दिया, सर भीड़ जमा रहे नीचे, कोई मान रही हो कौन, न यहाँ प्रशासन आ रही हो, न प्रशासन कोई भय है, यहाँ कोई का भय कौन करते ही, सब आम जनता बना काम भी घूम रही है, और सारे भीड़ लगा कर खड़ा है, और बहुत कतरी मौतें है, 4-5 मौतें है रामगढ़ पचौरा में, और जवान है गया। अभी इनको तो के मजाक कर रखी है, काय का बीमारी है क्या है, क्या तो कभी ऐसा थोड़ी हो। क्या कभी आपने उपखंड अधिकारी को देखा है यहाँ पे? नहीं देखा मैंने, नहीं देखा। हाँ, देखा ही नहीं है कोई प्रशासन अब तक नहीं है। मैं 10-12 दिन में आज बाजार में आया हूँ, तो कोई भी, मैं पूरा बाजार में डोल रहा हूँ, कहीं भी नजर नहीं आया। तो क्या आपको भीड़ नजर आई? हाँ, पूरी भीड़ है हर दुकान पे, जी दुकान पे कोई सामान लेबा की कौन जी के माले भी भीड़ है। क्या गैर अनुमत दुकानें भी खुली हुई है रामगढ़ में? हाँ, दुकानें खुली है, सारी दुकानें खुली हुई है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न तो आके देख रहा है यहाँ पे प्रशासन, और मुख्यमंत्री के लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। और ये साहब पचौरा में लॉकडाउन का पालन हो रहा है? नहीं, रामगढ़ पचौरा के अंदर बिल्कुल भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है, गैर अनुमत दुकानें, किराने और सब्जियों की आड़ के अंदर सब दुकानें खोल के अपना व्यापार कर रहे हैं। क्या प्रशासन आता है यहाँ पे? प्रशासन बहुत कम देखने को मिलता है, प्रशासन और यहाँ पे जो भी है वो कोई भी देखने को नहीं मिलता। क्या उपखंड अधिकारी भी यहाँ देखने को मिली है आपको? हमने तो अभी तक नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा उपखंड अधिकारी को। क्या कहना चाहते हो? लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं लोग बाग, और गैर अनुमत दुकानें खुली हुई है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, जिनके छोटे रोजगार है, चाय पान बीड़ी गुटखे वाले, जिनका रोजगार आज महीने से बंद पड़ा है, और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, व्यक्तियों की भीड़ लग रही है। क्या प्रशासन नहीं आ रहा है यहाँ पे? प्रशासन तो सुबह शाम आता है, बाकी यहाँ कोई एक भी कांस्टेबल नहीं दिख रहा है बाजार में। सिवानी मंडी में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल द्वारा कोविड-19 संक्रमित रोगियों के लिए अमेरिका से मंगवाए गए ऑक्सीजन के 50 कंसंट्रेटर में से 10 कंसंट्रेटर शुक्रवार को सिवानी के अणची देवी सामान्य अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उपमंडल अधिकारी ब्रह्मा प्रकाश व अस्पताल प्रशासन को सौंप दिए हैं, जिसका उपयोग अब मरीजों को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए किया जाएगा। कृषि मंत्री के मीडिया एडवाइजर ने बताया कि गत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे मामलों के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, जो भिवानी एवं चरखी दादरी जिला की कोविड-19 के प्रबंधन एवं समन्वय के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के समक्ष आ रही ऑक्सीजन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपनी स्वैच्छिक कोष से 30 लाख रुपए की लागत से अमेरिका से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं। मंगलवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी के सामान्य अस्पताल का दौरा कर सुविधाओं का जायजा भी लिया था, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने का भरोसा दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह बड़वा ने बताया, कृषि एवं पशुपालन मंत्री दलाल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से मंगवाकर एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें से ये 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शिवानी ब्लॉक को मिले, जिसका सभी को इसका फायदा होगा और क्षेत्र के मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस अवसर पर उद्योगपति रवि केडिया, ठेकेदार प्रदीप पिलानिया, पार्षद रमेश पोपली, परम मित्र तंवर, नंबरदार देवेंद्र पवार सहित अस्पताल प्रशासन व भाजपा पार्टी पदाधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव व इसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही जयपुर ग्रामीण में बने कोविड परामर्श व केयर सेंटर्स का प्रशासन द्वारा लगातार दौरा कर सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के राज्य सरकार को फीडबैक दे रहा है। वहीं आज गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा ने फुलेरा व सांबर का दौरा कर इन पर स्थिति सीएचसी व नए बने कोविड परामर्श व केयर सेंटर्स का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। व्यवस्थाओं को देखकर नेहरा संतुष्ट नजर आए और इस आकस्मिक भ्रमण में उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा, डीवाईएसपी कीर्ति सिंह, बीसीएमओएचओ डॉक्टर राज चौधरी, तहसीलदार हरि सिंह, थानाधिकारी रणजीत सिंह भी कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर नेहरा ने बताया कि बने कोविड परामर्श व केयर सेंटर ग्रामीण जनता के लिए वरदान साबित होंगे। साथ ही राजधानी के हॉस्पिटल से भी भार कम होगा। ये व्यवस्था और सर आज जो सीएचसी को जो अपन कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं और लेकिन यहाँ पे सर 400 से 500 की तादाद में हर महीने डिलीवरियाँ होती हैं और लगभग 700-800 के लगभग पर डे आउटडोर होता है। सर ऐसी स्थिति में सर प्रसूताओं और आम जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? नहीं, बिल्कुल वो वर्तमान जो सुविधा है वैसे ही चलती रहेगी। जैसे आपने देखा ही है कि उसको बिल्कुल एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ से डिफरेंट यहाँ से एंट्री हो जाएगी, उसको बीच में पार्टीशन करके उसको सेपरेट कर दिया गया है और नीचे जो है 10 बेड्स का है ना वो नीचे बना दिया गया। ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत, नॉर्मल जो इनका जो कार्य है वो तो बिल्कुल चलता ही रहेगा, उसमें कोई। सर कोविड के साथ जो नई जो बीमारी का भी बता रहे हैं ब्लैक फंगस का, तो उसके बारे में सर अभी तक सरकार द्वारा क्या सुविधाएं मतलब जो नहीं सुविधा क्या, वो तो ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित कर दी है राजस्थान सरकार ने। उसका तात्पर्य ये है कि भाई हम जो भी हमारी अधिनियम के तहत कोई आदेश जारी करने चाहते हैं तो उसमें है कि उसको लीगल बेसिस मिल जाता है और हर हॉस्पिटल के लिए उनके लिए आवश्यक है कि उसकी जो भी गाइडलाइंस हम जारी करें उसकी पालना उसको करना सुनिश्चित करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जैसे एसएमएस हॉस्पिटल में बिल्कुल उसके लिए एक अलग से वार्ड और एक डॉक्टरों की टीम 12 डॉक्टर्स की ENT स्पेशलिस्ट की उनकी वहाँ बढ़ा दी गई है और जैसे आप पढ़ ही रहे हैं कि रोज़ाना वहाँ 3-4 ऑपरेशन किए जाते हैं। उसके जो ब्लैक फंगस का जो वैक्सीन है, वो जो इंजेक्शन है, उसके संदर्भ में शायद अभी कह रहे कि अगले 2-4 दिन में 5 दिन में काफ़ी संख्या में आ जाएंगे, तो वो उसी परिस्थिति में आने के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री के ननिहाल में स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी ने गौशाला के लिए भूमि दान कर पेश की है अनोखी मिसाल। सिवानी मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के ननिहाल उपखंड के गांव लीलस में बिरमा देवी पत्नी स्वतंत्रता सेनानी फौजी भागीरथ जानी, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, जिन्होंने अपना कोई वारिस न होने के चलते हुए अपनी पोते 7 एकड़ गौशाला में दान की है। साथ ही जय हिंदू युवा क्लब के मीडिया प्रभारी सुशील जानी ने बताया कि इससे पहले भी बिरमा देवी गांव के ही सरकारी स्कूल में अपने पति भागीरथ की याद में 4 लाख रुपए की लागत से 2 भवनों का निर्माण करवा चुकी है और समय समय पर गौशाला हेतु गांव के लिए वह अन्य दान पुण्य के कार्यों में आगे रहती हैं और भरपूर सहयोग प्रदान करती हैं। उनके पति भागीरथ जानी की 10 वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी है और ऐसा करके उन्होंने गांव के समक्ष एक अनोखी मिसाल पेश की है। आज के समय में सभी के एक प्रेरणा स्रोत वो भी हैं। इस बारे में विमला देवी ने बताया कि विश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्भेश्वर भगवान ने जीव दया का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि जीव दया पालनी, रुख लीलू नहीं गावे, अर्थात जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए और पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इन कार्यों से व्यक्ति को वैकुंठ मिलता है और उन्होंने कहा कि अगर वह लंबे समय तक जीवित रही तो गांव की ही गौशाला में भवन निर्माण भी करवाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले इसका खुलासा नहीं करना चाहती थी, बस सारा जीवन शांति से गुरु जम्भेश्वर भगवान की प्रेरणा से इन जीवों की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सेवा और उदारता के लिए उन्हें यहाँ जाना अच्छा लगता है। यस बोलो। भगवान दान कर दियो मैं, मेरी जमीन गौशाला में दे दी, गौशाला में दे दी के मेरी आत्मा दे दी, भगवान दान कर दियो, मेरी आत्मा दे दी, मेरी आत्मा खुश है। उदयपुरवाटी कस्बे में स्थानीय कस्बे का झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने दौरा किया है। इस दौरान मुख्य मार्गों से होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे व कोरोना सेंटर का निरीक्षण भी किया है।
उपखंड अधिकारी व डॉक्टरों को निर्देश भी दिया कि किसी भी मरीज की सांस लेने में तकलीफ हो या अधिक बुखार हो या खांसी की शिकायत हो तो तुरंत अस्पताल में भर्ती करें, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना महामारी को लेकर के सरकार गंभीर है। किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान नहीं गंवानी है। सरकार ने हर हाल में कोरोना महामारी से बचने के संसाधन उपलब्ध कर रखे हैं। संसाधनों के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। तो वहीं जिला कलेक्टर ने कोरोना सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर व रेगुलेटर तथा ब्लॉक सीएमएचओ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को निर्देश भी दिए और इसी दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नवलगढ़ सीओ तथा थानाधिकारी सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले में जो सीएचसी के ऊपर कोविड के पॉजिटिव केसेज हैं, सीवियर केसेज हैं, उनका इलाज करने के लिए व्यवस्थाएं बढ़ानी हैं और उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसके लिए सीटी मशीन्स हैं, उसके लिए बाकायदा कंसनट्रेटर्स हैं, बेड्स हैं, उनकी स्थिति का असेसमेंट करने के लिए और अगर कम है तो इनको बढ़ाने की बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट एडिशनल एसपी साहब के साथ फोन ले रहे हैं और साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को समझा रहे हैं कि घर घर जाके जो भी कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनको बीट कांस्टेबल के माध्यम से टच किया जाए और उनको घरों के अंदर ही रहने के लिए पाबंद की जाए। इस तरह का एक ज़िले में मुहिम चला रखा है, सभी तहसीलों में जा रहे हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएँ झुंझुन उदयपुरवाटी की व्यवस्थाएँ थोड़ी कमज़ोर है, इसको दुरुस्त करने के लिए एसडीएम को स्थानीय जो ब्लॉक का सीएमएचओ हैं उनको आदेशित किया गया है, शाम तक व्यवस्थाएँ दुरुस्त होनी है। जनता की अपील ये है कि जनता घरों के अंदर है, जब तक घरों के अंदर हैं, सुरक्षित हैं। घरों के बाहर आएंगे, पता नहीं कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, संक्रमित है, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जनता से अपील है, उनके स्वास्थ्य के हित में, समाज के हित में घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। उदयपुरवाटी कस्बे की स्थानीय कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन की पालना करने को लेकर सुबह गश्त के दौरान मुख्य मार्गों पर निकली सीआई मुनेशी मीना ने जहां दूसरे जिलों से बिना अनुमति आए वाहन के चालान काटे, तो वहीं दुकानदारों से समझाइश की कि वे सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। सीआई मुनेशी मीना ने बताया कि कोरोना महामारी को हराना है तो इसकी कड़ी तोड़नी पड़ेगी। लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें तथा मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। फुलेरा में जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं। फुलेरा व सांबरलेक सीएससी में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है, तो वहीं कोविड परामर्श एंड केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ फुलेरा व सांबरलेक की व्यवस्थाओं को लेकर सराहना की गई और उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा, तहसीलदार हरि सिंह राव, डीवाईएसपी कीर्ति सिंह, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी, थानाधिकारी रणजीत सिंह, फुलेरा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर महेश कड़ेल के साथ चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोग अपने परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परेशान हैं, तो वहीं इस बीमारी के चलते हुए किए गए लॉकडाउन के कारण अब कई परिवारों के समक्ष उनकी आजीविका और राशन का संकट उत्पन्न हो चुका है। इस सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए जयपुर फाइट्स कोविड टीम जयपुर वासियों की मदद कर रही है। इस टीम के सूत्रधार फुलेरा निवासी संतोष स्वामी ने बताया कि आज टीम द्वारा फुलेरा कस्बे के 30 परिवारों को 1 माह का राशन एवं 15 दिन के दूध की व्यवस्था की गई। इन परिवारों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी आजीविका का साधन गंवा दिया। टीम ने इसके अलावा अब तक 400 से भी ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन बेड, 80 से ज़्यादा प्लाज्मा डोनर, 1000 से भी ज़्यादा भोजन थाली एवं कई लोगों को आर्थिक एवं दवाइयाँ व राशन में मदद कर चुकी है और अभी भी कर रही है। टीम के सदस्यों में मनीष जाजू, चिंकी काबरा, सौरभ नोगजा, अर्पित झवर सहित कई लोग मौजूद रहे, जिनके पास से कोई मदद या आवश्यकता की सूचना पहुंचती थी तो सभी उसे पूरा करने में जुट जाते और
यदि आप भी कोरोना के कारण किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं तो जयपुर फाइट कोविड टीम से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, पूर्व पार्षद गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र वर्मा, अभिषेक वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। जयपुर से आज यहाँ पर सहायता करने के लिए आए हैं और हमने वहाँ पर एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम 11 एक्टिव मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे एक्टिव मेंबर्स किसी को कोविड संबंधित कोई भी समस्या आ रही हो सब में मदद कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को ऑक्सीजन बेड्स के अंदर दिक्कत आ रही है, किसी को कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो उनकी मदद कर रहे हैं। प्लाज्मा में अगर किसी को ज़रूरत है तो अगर किसी को भी कोई भी ज़रूरतमंद हो और उनको एक्चुअल में कोई भी चीज़ की नीड हो, हमारी तरफ से जो भी मदद हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ नोकजा। आज आपने कितने किट बांटे हैं? आज हमने 30 किट यहाँ पर फुलेरा में, जिसमें पूरे 1 महीने का राशन सामग्री है एक परिवार के लिए और उसके साथ साथ 15 दिन के लिए आधा लीटर दूध हर परिवार को यहाँ से उपलब्ध हो जाए। ठीक। पूर्व के जो सदस्य हैं उन्होंने फुलेरा के अंदर राहत सामग्री बांटी है, उस बारे में सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है इनके द्वारा, इस जनहित का काम है। और जो वास्तविकता 30 लोगों की सूची बनाई गई जो वास्तविकता में नीडली हैं, जिनको नीड थी, जिनके घर में राशन की समस्या थी, उनको 1 महीने का राशन इन लोगों ने निःशुल्क वितरण किया है। उसके लिए मैं संपूर्ण फुलेरा की तरफ से इनका साधुवाद प्रकट करता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे दानदाता हमारे शहर में आकर हमारे नागरिकों का ध्यान रख रहे हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं। पाली जिले भर में चिकित्सा प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी में समुचित व्यवस्थाओं का दावा करते हैं, तो वहीं धरातल पर देखा जाए तो प्रशासन के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन के दर्जन भर ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं और उन पर ताला लटका हुआ है। जब मीडिया द्वारा उच्च अधिकारियों से जानकारी जाननी चाहिए तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मीडिया के सामने आने से भी इनकार कर दिया। तो वहीं स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते वैश्विक कोरोना महामारी में सैकड़ों गाँव वासियों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय एवं 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। एक और राज्य सरकार और जिला प्रशासन वैश्विक कोरोना महामारी में समुचित चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध का दावा कर रही है, तो वहीं जिले की सबसे बड़ी उपखंड मुख्यालय की अनेक ग्राम पंचायतों में बरसों से स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार यह महामारी पैर पसार रही है और इन क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी और आवागमन के वाहनों के अभाव में इन सैकड़ों ग्रामवासी ग्राम पंचायतों के मरीजों को उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो वहीं जिले में इस महामारी से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, पर अधिकतर मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं और एक बार फिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। हकीकत में और धरातल पर देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन की दर्जन भर से अधिक ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं और किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रशासन के दावे सारे खोखले नजर आ रहे हैं। जयपुर में जानलेवा साबित हो रहे कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की मची महामारी के बीच शाहपुरा के राजकीय अस्पतालों को भामाशाहों के सहयोग से प्राणवायु मिल गई है। शाहपुरा कस्बा निवासी नई दिल्ली में पदस्थापित आईपीएस संजय सैन ने कोरोना के संकट काल में ड्यूटी के साथ जमसरली के लिए फर्ज निभाते हुए भामाशाह बनकर CSR के तहत शाहपुरा ब्लॉक के लिए 20 कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई है। आईपीएस सैन ने उक्त कंसंट्रेटर मशीनें बुधवार को उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा को उपलब्ध कराए, जिस पर उन्होंने विधायक की पत्नी सविता बेनीवाल की मौजूदगी में उक्त सभी 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर BCMHO डॉक्टर विनोद शर्मा व अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरीश मोहन मुगदगल को सुपुर्द किए गए। ऐसे में ब्लॉक में प्राणवायु की पर्याप्त व्यवस्था होने से अब ब्लॉक के कोरोना संक्रमितों का जीवन बचाने में काफी मदद मिलेगी। कोरोना संक्रमितों को अब निजी अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। इधर विधायक की पत्नी बेनीवाल व SDM मीणा ने मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने पर आईपीएस अधिकारी संजय सैन व परिजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संकट काल में कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना बहुत ही नेक कार्य है। इसमें मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी सैन ने कोविड-19 की प्रथम लहर में ही काफी सहयोग किया था। भामाशाहों के सहयोग से ही हम कोविड-19 के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई पर विजय हासिल कर सकते हैं। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन बंशीधर सैनी, तहसीलदार सुरेश राव, EO ऋषिदेव ओला, डॉक्टर शिव कुमार सारण, डॉक्टर बधालिया, डॉक्टर कलवानिया, महेंद्र बड़बड़वाल सहित कई अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद थे।
कंसंट्रेटर चालू कर ऑक्सीजन का फ्लो जांचा, अब मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। इधर अस्पताल में कंसंट्रेटर आने के बाद चिकित्सा अधिकारियों ने कुछ कंसंट्रेटर चालू कर ऑक्सीजन फ्लो जांच कर लिया, जो कि सही था। अब ऑक्सीजन केवल लेवल कम होने वाले माइल्ड से मॉडरेट मरीजों को शाहपुरा के राजकीय अस्पतालों में भर्ती किया जा सकेगा। BCMSHO डॉक्टर शर्मा व चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर मुद्दगल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध होने से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अब ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर ही सीधे मशीन से ऑक्सीजन दी जा सकेगी। BCMHO ने बताया कि इनमें 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मनोहरपुर CHC व 2 कंसंट्रेटर अमृतसर CHC में भिजवा दिए हैं। 2 बेड के बीच एक कंसंट्रेटर होगा। प्राप्त BCMHO ने बताया कि IPS संजय सेन की ओर से भेंट किए गए सभी कंसंट्रेटर 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन क्षमता के हैं। ये डुअल सिस्टम के होने से 2 बेड के बीच एक कंसंट्रेटर प्राप्त होगा, जिससे एक साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। शाहपुरा निवासी नॉर्थ ईस्ट DCP दिल्ली में पदस्थापित IPS संजय सेन की ओर से उपलब्ध कराए गए उक्त कंसंट्रेटर विदेश से मंगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली लहर में भी जरूरतमंदों के लिए सूखा राशन, सैनिटाइजर, मास्क आदि उपलब्ध कराए थे। IPS के संजय सेन के बड़े भाई पवन सेन और बहन ऋतु सेन भी दिल्ली में IAS है।